हो सकता है आप केवी स्टूडियो में एंकर का काम कर रहे हैं और आपको पैसे ना भी मिलते हैं। पैशन के बारे में खास बात यही है कि पैशन वह चीज है जिससे आदमी बिना तनख्वाह के भी काम करने को तैयार हो जाता है। अब्राहम लिंकन ने कहा, अगर आप मुझे 5 घंटे का समय देते हैं तो शुरू के 4 घंटे में इस कुल्हाड़ी जो है, इस कुल्हाड़ी का धार बनाऊंगा और 5वें घंटे में मैं पेड़ काटूंगा। खड़े होकर आसमान छूना चाहते हैं, हम खड़े होकर आसमान छूना चाहते हैं, शर्त यह है कि पांव जमीन पर हो। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर हमारे बीच हैं। तो आइए जानते हैं अभिषेक जी की कहानी और उनसे मोटिवेट होते हैं हम लोग। अभिषेक जी, हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय खुद दें। नमस्कार केवी स्टूडियो के सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोज बनाता हूं। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार, एक बार फिर से मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं हूं अभिषेक और आज मैं आया हूं केवी स्टूडियो के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर रोशन कुमार जी का, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, उन सभी व्यक्तियों को प्लेटफॉर्म दिया, उन सभी कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया जो कहीं ना कहीं गुमनाम रूप से जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाँ अभिषेक जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो सबसे पहले किसी भी काम को किस तरह से हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि मेरे बारे में ना जाने बिना, ऐसा कहते हैं कि जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। तो आपने मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बुलाया, तो आपने मेरा पूरा परिचय जाने बिना सबसे पहले मुद्दे पर ही आ गए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहला आपने जो क्वेश्चन पूछा कि किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए क्या जरूरी है, मैं 2 बातें बताऊंगा। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला, उस चीज के प्रति फोकस, और दूसरा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। मैं आपको बता देता हूं कि मैं अगर यहां पर इंटरव्यू दे रहा हूं तो मैंने इसकी भी प्रिपरेशन की है। तो फोकस को सबसे पहले मैं फोकस को समझाना चाहता हूं आपको एक कहानी के माध्यम से। मैं जितने भी बातें बोलूंगा उसमें कोई ना कोई छोटा कहानी होगा, छोटी कहानी होगी, जिसको हम डेमो कहते हैं, क्योंकि डेमो के माध्यम से ऐसा होता है कि कहानी को अच्छे तरीके से समझा जाता है और आप भी समझ जाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो मैंने जो बोला फोकस, फोकस होता क्या है? आप कुछ बोलिए नीलेश जी, फोकस के बारे में आप क्या समझते हैं? नहीं सर, आप ही बोलिए। नहीं बताता हूं, तो कहानी बताता हूं मैं महाभारत के उस कहानी की, अर्जुन और द्रोणाचार्य की कहानी। आप भी जानते होंगे और शायद बहुतों ने इस कहानी को सुना भी होगा कि ये कहानी कुछ ऐसी थी कि द्रोणाचार्य पेड़ पर एक लकड़ी का चिड़िया बनाकर रख देते हैं और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें इस लकड़ी के चिड़िया के आंख में तुम्हें तीर मारना है, इस लकड़ी के चिड़िया के आंख में तुम्हें तीर मारना है। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट रूप से सबको कह दिया और उन्होंने एक एक करके सबको बुलाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले किसको बुलाया? दुर्योधन को। बोले वत्स दुर्योधन, क्या दिख रहा है तुम्हें? दुर्योधन ने क्या कहा? महाराज मुझे वह चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? मुझे वह पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? अरे मुझे जमीन दिख रही है। उन्होंने बोला तू साइड हट जा। अगला किनको बुलाया? अगला उन्होंने भीम को बुलाया। भीम को बोला वत्स भीम, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला मुझे तो चिड़िया दिख रही। और क्या दिख रहा है? और पेड़ दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? पेड़ पर आम दिख रहे हैं। अब भाई भीम तो इसकी नजर तो खाने पर ही जाती थी, इसे वृकोदर भीम कहा जाता था। ऐसे करके उन्होंने एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया। युधिष्ठिर को भी बुलाया कि तुम्हें क्या दिख रहा है? और युधिष्ठिर ने कहा महाराज मुझे पेड़ दिख रहा है, फल दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, चिड़िया के पंख दिख रहे हैं, चिड़िया की आंख दिख रही है, और भी बहुत सारी चीज दिख रहे हैं। बोले तुम्हें सब चीज दिख रहा है, तुम एक अच्छे राजा तो बन जाओगे, लेकिन जो मैंने कहा वह तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। तब बारी आती है अर्जुन की और कहते हैं अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव जब आपने पहले ही कह दिया कि मुझे उस चिड़िया के आंख में तीर मारना है तो मुझे बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा ना तो चिड़िया दिख रही है, ना वह पेड़ दिख रहा है, ना वह फल दिख रहा है, ना ही जमीन दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा शाबाश, जब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम्हें चिड़िया के आंख में मारना है तो तुम्हारा फोकस इधर उधर जा ही क्यों रहा है? क्योंकि फोकस डगमगाएगा तो तुम सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। कहते हैं ना नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला किनारे बदल गए। अगर फोकस जरा भी चेंज हुआ
तो पूरा फोटो फ्रेम बदल जाता है, चाहे वह मोबाइल का फोकस हो चाहे वह कैमरा का फोकस हो। यही होता है फोकस। और अर्जुन ने तीर चलाया और तीर डायरेक्ट चिड़िया के आंख में लगी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, प्रिपरेशन किसको कहते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं अब्राहम लिंकन की। आपने सुनी होगी अब्राहम लिंकन की वो कहानी। अब्राहम लिंकन को एक कुल्हाड़ी दी गई, छोटी सी कुल्हाड़ी, और बोला गया कि मैं तुम्हें 5 घंटे का समय देता हूं, तुम्हें यह पेड़ काटना है। मैं तुम्हें 5 घंटे का समय देता हूं, तुम्हें यह पेड़ काटना है। अब्राहम लिंकन ने कहा, अगर आप मुझे 5 घंटे का समय देते हैं तो शुरू के 4 घंटे में इस कुल्हाड़ी जो है, इस कुल्हाड़ी का धार बनाऊंगा और 5वें घंटे में मैं पेड़ काटूंगा। बोला, ऐसा क्यों, तुम 5 घंटे पेड़ काट सकते हो? बोला, नहीं गुरु, अगर मैं 5 घंटे पेड़ काटूंगा तो हो सकता है वह पेड़ 5 घंटे क्या 10 घंटे में भी ना कटे, लेकिन अगर 4 घंटे में प्रिपरेशन में बिता देता हूं, इसका धार तेज करने में बिता देता हूं, हो सकता है वह 1 घंटा क्या आधे घंटे में पेड़ कट जाए। तो सफलता पाने के लिए फोकस तो जरूरी है ही, और प्रिपरेशन। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बिना प्रिपरेशन का कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ, होता है अगर आप प्रैक्टिस करते करते उस लेवल पर पहुंच गए हैं तो, लेकिन अगर आप कोई चीज शुरुआत करने जा रहे हैं उसका प्रिपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइफ में पढ़ाई हो, सक्सेस हो, हर चीज का अगर आप पहले प्रिपरेशन करते हैं तो सफलता के रास्ते आपके लिए उतने ही आसान हो जाते हैं। अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि लोग को हमेशा फोकस पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य को देखना चाहिए कि क्या लक्ष्य है। सर, हम जानना चाहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए खुद को परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, तो कितना जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है खुद को परफेक्ट बनाने के लिए? पहला बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में एक स्लोगन है कि नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक परफेक्शन को हासिल करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब वो आदमी प्रैक्टिस करता है। जैसे अगर मैं इन कैमरामैन भाई साहब की बात करूं तो ये आज ये कैमरामैन जब कैमरा रिकॉर्डिंग करते हैं तो बिना किसी प्रिपरेशन के आते हैं, उसके बावजूद ये परफेक्ट कैमरा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्या वजह है? क्योंकि इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया है, इतना प्रैक्टिस किया है कि आज इन्होंने परफेक्शन के लेवल को छू लिया है और इनकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो औरों से बेहतर होती है। हमारे हिंदी में कहा जाता है, करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब बताइए परफेक्शन कैसे मिलता है? एक एग्जांपल दूं, अपना और आपका एग्जांपल, कि आपने 10वीं में संस्कृत पढ़ा था, पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन क्या आप संस्कृत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। वजह? जबकि अगर मैं बात करूं तो हिंदी से ज्यादा मार्क्स आए होंगे संस्कृत में, आए थे कि नहीं? लेकिन फिर भी आप संस्कृत नहीं बोल सकते हैं। वजह है कि आपने संस्कृत की प्रैक्टिस नहीं करी। एग्जाम से एक रात पहले संस्कृत पढ़कर एग्जाम पास तो किया जा सकता है, लेकिन संस्कृत में पारंगत हासिल नहीं की जा सकती है। आपने क्वेश्चन यही पूछा कि किसी भी फील्ड में पारंगत हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी फील्ड में पारंगत हासिल करने का बस एक ही उपाय है, घिसो। जितना घिसोगे कोयला भी हीरा बन जाता है, घिसने से ही सोना चमकता है। बस यही बात है कि प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। हाँ सर, हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। पैशन की अगर बात करें तो पैशन होना कितना जरूरी है? पैशन की अगर मैं बात करूं तो आप ये मुझसे मत पूछिए, ये उन कलाकारों से पूछिए। आपके भी स्टूडियो में आपके पास बहुत सारे कलाकार आते होंगे या फिर आते हैं, जिनसे आप अगर पूछें कि आप ये हारमोनियम जो बजा रहे हैं ये आपका पैशन है या आपका काम है, वो कहेंगे काम नहीं है। काम होता तो मुझे इससे बहुत सारे पैसे, तो मैं ये काम छोड़ देता। वे काम की तरह नहीं करते हैं, उनका वो पैशन है। पैशन से भी आदमी परफेक्ट बनता है। और मैं एक मजे की बात बताऊं, हो सकता है आपके भी स्टूडियो में एंकर का काम कर रहे हैं और आपको पैसे ना भी मिलते हैं। पैशन के बारे में खास बात यही है कि पैशन वह चीज है जिससे आदमी बिना तनख्वाह के भी काम करने को तैयार हो जाता है। तो पैशन का होना बहुत जरूरी है। आदमी को कहीं ना कहीं खुशी मिलती है सर, अगर उसके जिद में हो कि हमको ये काम करना है तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। सर, एक व्यक्ति बार बार प्रयास करने के बावजूद असफल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हिम्मतें टूट जाती है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप उसको किस तरह से मोटिवेट करते होंगे कि उसमें एक हिम्मत आ जाए, ताकत आ जाए? आपने जो क्वेश्चन बोला कि एक आदमी बार बार प्रयास करता है, यहीं पे कट कीजिए उसको कट। एक आदमी बार बार प्रयास करता है, उसके लिए तो सैल्यूट बनता है कि वह बार बार प्रयास तो करता है, क्योंकि दुनिया तो ऐसी है प्रयास भी नहीं करती है। उसके लिए एक बहुत ही गोल्डन लाइन में बोलना चाहता हूं कि गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या तो बात यही है कि वह प्रयास कर रहा है तभी तो असफल हो रहा है। मैं उससे कहूंगा कि भाई तू प्रयास जारी रख, सफलता तुझे ही मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी जो इंतजार कर रहे हैं। सर, अगर बात करें
बच्चों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम का समय है आने वाले वक्त में, हालांकि अभी कोरोना में एग्जाम ना हुआ हो, लेकिन आने वाले वक्त में एग्जाम होगा, तो बच्चे अगर मान लेते हैं कि एक दिन पढ़ाई छूट जाती है, फिर अगला दिन सोचते हैं वो छूट गई कोई बात नहीं, फिर अगले दिन करेंगे, और धीरे धीरे करके ये पढ़ाई का लय बिगड़ जाता है। तो किस तरह से बच्चों को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए, और एक दिन अगर लय बिगड़ता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अच्छा, लय बिगड़ने के बारे में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि एक बच्चा पहले रूटीन बनाया कि मैं पढ़ूंगा, और अगले दिन वह किसी कारणवश नहीं पढ़ गया तो बोला धो जाने दो यार, एक दिन रूटीन बिगड़ गया अब रहने दो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि आप इस गली से गुजर रहे हैं, बारिश भी होती है, एक दिन अगर आप कीचड़ में गिर जाते हैं तो आप अगर शरीर पर थोड़ा सा कीचड़ लग गया, आप उस कीचड़ को साफ कीजिएगा या यह बोलिएगा कि रहने दो यार थोड़ा कीचड़ लगेगा, ऐसा करते पूरा कीचड़ में लौट ही जाते हैं? क्या ऐसा कीजिएगा कि उस कीचड़ को धोइएगा, धोने का प्रयास कीजिएगा ना जी? तो वही मैं उससे कहना चाहता हूं कि अगर एक दिन आपका पढ़ाई रुक गया तो आपको ऐसा चाहिए कि उसको भी मेकअप करे अगले दिन मैं उसके बदले थोड़ा ज्यादा पढ़ूं, ये होना चाहिए ना, कि ये नहीं कि एक दिन छूट गया चलो छूट ही रहने दो। ये तो वही बात होगी कि भाई थोड़ा कीचड़ लगा, ऐसा कर मेरे ऊपर सारा कीचड़ डाल दे, ये तो नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा। हाँ सर, पढ़ाई की बात हो रही है, बेशक आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो अगर बात करते हैं कि दिन भर बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी भी बच्चे को मन नहीं लगता, और मोबाइल में बहुत सारे मोबाइल में तो बहुत मन लगता है, तो सर किस तरह से इस आदत को बदलना होगा कि हमको पढ़ाई में मन लगे और मोबाइल में कम मन लगे? तो किस तरह से बदलाव होगा? देखिए, बच्चे तो मेरे घर में भी हैं जिनको मैं गेम खेलते हैं, आजकल तो पबजी आया हुआ है, पबजी में बड़े बिजी रहते हैं, और जब मैं उन्हें कहता हूं कि भाई तू पबजी खेलना बंद कर, या फिर उनके माता पिता बच्चों को कहते हैं कि तू पबजी नहीं खेलेगा, उनसे मोबाइल छीन लेते हैं। मैं कहता हूं कि वे गार्जियन अपने बच्चों के साथ बहुत गलत करते हैं, उनके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं तू पबजी नहीं खेलेगा, क्योंकि उससे आपने उसको मोबाइल से दूर किया है, पबजी से दूर नहीं किया। उसका मन अभी भी पबजी की तरफ लगा हुआ है। आपने मोबाइल से दूर कर दिया, पबजी से दूर कर दिया, गेम से दूर कर दिया, लेकिन मन तो वही लगा हुआ, तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा? तो मैं यहां पर यही कहूंगा कि वो जो गेम पहले खेलता था टाइम पास करने के लिए, अब उसको गेम खेलना है तो उसको बोलिए कि अगर तू इतना होमवर्क पूरा कर लेगा, अगर तू इतना पढ़ लेगा, ये जो याद करने का है इसको तू याद करके मुझे सुना देगा, तब मैं तुझे गेम खेलने दूंगा। पहले गेम खेलता था किस लिए? पहले गेम खेलता था कि मुझे टाइम पास करना है, पहले वो ड्रग्स की तरह उसका आदत बन चुका था, नहीं उसको गेम खेलना ही खेलना। अब वो गेम खेल रहा है रिवार्ड की तरफ, इसको कहते हैं उसने अपना टेस्ट बढ़ा लिया। टेस्ट बढ़ाने का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि बच्चे को ये मत कहिए कि गेम मत खेलो, बच्चे को ये कहिए कि तू करो क्या, गेम के जगह तुमको करना क्या है। ये मत कहो कि ये मत करो वो मत करो, उसको बोलिए कि ये करो वो करो। जैसे मेरे घर के बाहर में एक गमला था, गमले में रोज फूल हो जाते थे, और बाहर से 2-4 बच्चे आते थे मेरे घर और वो फूल तोड़ लिया करते थे। तो मैंने उनको बहुत मना किया कि भाई तू फूल मत तोड़ा कर यार, फूल देखने में अच्छे लगते हैं। तो बोला फूल नहीं तोड़ूं तो क्या करूं, कुछ बताओ। तो मैंने बोला, और मैंने उससे ये भी पूछा कि तू फूल क्यों तोड़ता है? उसने कहा क्यों? बिकॉज आई लव फ्लावर्स, बिकॉज आई लव फ्लावर्स। अब मैंने उसको सिखाया, इफ यू लव फ्लावर्स, अगर तुम फ्लावर से प्यार करते हो तो उसे पानी दो। स्थिति दोनों में सेम है कि पहले भी उसे फूल पसंद थे और अब भी उसे फूल पसंद है, लेकिन पहले केस में वह फूल तोड़ रहा था और दूसरे केस में वह फूल को पानी दे रहा है। संस्कृत में गीता का एक श्लोक है, मैं यहाँ पर वह बोलना चाहता हूँ कि उसने जो अपना टेस्ट बढ़ाया, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसः वर्जम रसोपयस्य परम द्रष्टवः निवर्तते। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आप टेस्ट को बढ़ाओ, उसका जो टेस्ट है उसको बढ़ा दो। पहले वह फूल तोड़ता था, अब वह फूल में पानी देता है। बात वही है, लेकिन फायदे बहुत हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बता दीजिए कि हम लोग भी जान सके कि अभिषेक जी हैं कौन। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में यह बताना चाहता हूं कि मैं एक ग्रेजुएट हूं जी, ग्रेजुएट हूं, और मैं एक होम ट्यूटर हूं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं 11th-12th क्लास को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं, जिससे मेरा पठन पाठन भी रेगुलर रूप से चलता रहता है, और 9th-10th के बच्चों को भी पढ़ाता था। तो जब बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसे सिर्फ पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैंने बोला कि इसको पढ़ा तो स्कूल भी रहा है, पढ़ तो ये किताब से भी रहे, इनको पढ़ाना नहीं है, इनको सिखाना है। और इनको जो सिखाना है वो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से सिखाना है। आजकल के बच्चों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसे ये सिखाने की जरूरत है कि तू पढ़ ले, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता कि वह पढ़ क्यों रहा है।
3 क्वेश्चन का अगर जवाब मिल जाए ना बच्चों को तो वह पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन का जवाब अगर युवाओं को मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, तो वह वो काम स्वेच्छा से करेंगे। और वह क्वेश्चन है कि जैसे बच्चे के एग्जांपल लेकर मैं कहता हूं कि वह अगर पढ़ रहा है तो वह क्यों पढ़ रहा है, दूसरा क्या पढ़ रहा है, और तीसरा कैसे पढ़ रहा है। अगर उन्हें ये तीनों चीज बता दिया जाए कि वह क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है, तो वह ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता था 11th 12th या फिर 8th 9th के बच्चों को, तो मैं उसे ये नहीं बताता था कि ये कंटेंट है, मैं उसके भीतर उत्साह जगा देता था, मैं उसमें वो पढ़ने की ललक जगा देता था ताकि वह खुद उसको पढ़ ले। इसी से सोचा कि मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया जाए, बच्चों को और सीख मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई का कंटेंट जो है वह तो चलती रहेगी। मैं एक आने वाले समय में पढ़ाई भी करवाऊंगा, और एक जितनी भी पढ़ाई करवाऊंगा, जितनी भी चीजें समझाऊंगा, सारे का सारा स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा ताकि उनको समझ में आए। ये जो साइंस को लोगों ने इतना हार्ड बना के रखा है कि साइंस है, मतलब आर्ट्स को हल्का माना जाता है और साइंस को हार्ड माना जाता है। नहीं, साइंस खेल है और तू इसको स्टोरी के मदद से सीख। सर, जब क्लास में आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को डर बना रहता है, मैथ हो, फिजिक्स हो, हर विषय से बहुत डर लगता है। तो उस डर को किस तरह से दूर किया जाए? पहला बात तो आपने ये कहा कि मैथ और फिजिक्स से डर लगता है, बहुत डर लगता है। मैथ और फिजिक्स छोड़ दो फिर, मैं तो यही कहूंगा, अगर तुम्हें डर लगता है तो फिर छोड़ दो, मजबूरी में पढ़ना क्यों पढ़ना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा है और अगर पढ़ना चाहते हो तो उस वरदराज की कहानी याद करो कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस करोगे मैथ का, प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स का, तो जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही है वह चीज भी तुम समझने लगोगे। डर तो ऐसे खत्म हो जाएगा। आजकल बच्चों में एक आदत होती है कि मैं जब भी उनसे पूछता हूं कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। वे जिस चीज में पारंगत होते हैं ना, उन्हें जिस चीज की जानकारी होती है वही फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। मैं अपनी कहानी बताता हूं कि एक टाइम में जब मैं क्लास 2 में पढ़ता था तो मुझसे पूछा, भाई तेरा फेवरेट सिंगर कौन है। उस टाइम में हिमेश रेशमिया नए नए आए हुए थे। मैंने कहा हिमेश रेशमिया। बात ये नहीं था कि हिमेश रेशमिया मेरे फेवरेट सिंगर थे, उनके अलावा मुझे किसी के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने फेवरेट सिंगर में ही हिमेश रेशमिया बोल दिया। तो बच्चों के साथ भी यही होता है कि उन्हें और सब्जेक्ट का अगर ज्ञान नहीं होता है, जिसका ज्ञान होता है वही उसको फेवरेट बताते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरत है वे अपने आप को पहचाने कि उनका रुचि किस क्षेत्र में जा रहा है, कौन ऐसा चीज है जो वह नींद में भी पढ़ सकते हैं, नींद में भी जिसके सपने आते हो जिस सब्जेक्ट के, उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। और रहा बात मैथ फिजिक्स को, यह तो बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर इसे खेल की तरह पढ़ा जाए तो। सर, सुने हैं कि आप कविताएं अच्छी लिखते हैं, सबको सुनाते भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कविताएं चाहते हैं कि आप सुनाएं हम दर्शकों को। जी, तो कविता मैंने बहुत दिन पहले एक लिखी थी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। ऐसी कविताएं जो यूथ को मोटिवेट कर सके कि यूथ का काम रुकना नहीं होता है, हमेशा आगे बढ़ते जाना होता है। तो इसी कविता को टाइटल रखकर, इसी पंक्ति को टाइटल रखकर कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने एक कविता लिखी। तो जरा सुनिए इस कविता को। तो कविता की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मुश्किलें बहुत सी आएंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुश्किलें बहुत सी आएंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम बात यहीं से करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। मन के छोटे आंगन में उत्साह नया सा भरते हैं, मन के छोटे आंगन में उत्साह नया सा भरते हैं। जीवन पथ पर चलते चलते राह में गिरते पड़ते हैं, गिरना पड़ना तो लगा रहता है। जीवन पथ पर चलते चलते राह में गिरते पड़ते हैं, आगे बढ़ने की चाहत में सफर शुरू यहीं से करते हैं। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, अगर आप आज जगे हैं तो आप अभी से चलना शुरू कर दीजिए। राह में कांटे बहुत होंगे, घोर तिमिर का साया होगा। राह में कांटे बहुत होंगे, घोर तिमिर का साया होगा। हम आस का दीप जलाकर अंधियारा दूर भगाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर माना कि राह कठिन होगा, आगे बढ़ना मुश्किल होगा। माना कि राह कठिन होगा, आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मौसम की भी मार पड़ेगी, फल की तृष्णा भी और बढ़ेगी। गर्मी पांव तपाएगी, सर्दी हाथ कपाएगी, आंधी भी धूल उड़ाएगी, बारिश पानी बरसाएगी। हम विश्वास का ज्वाल जलाकर उस पानी में आग लगाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। रंग निखरता आता है मेहंदी जब पीसा जाता है। मेहंदी हाथ में लगाते हैं ना, क्या मेहंदी के पत्ते को हाथ में लगा लेते हैं? नहीं लगाते, उसे पीसना पड़ता है और पीसने के बाद ही मेहंदी का रंग निखर कर आता है। तो यही कहना चाहता हूं कि रंग निखरता आता है मेहंदी जब पीसा जाता है। कुछ किए बिना क्या मिलता है? क्या तट पर सीपी मिलता है? सीपी तो तभी मिलता है जब आप गहराई में जाओगे। कुछ किए बिना क्या मिलता है? क्या तट पर सीपी मिलता है? गहराई को पाकर ही मोती मिलते तब जाकर ही। यही सोचकर चलना है, आगे ही आगे बढ़ना है।
अगर चलते चलते हो गई थकान तो कर लेंगे थोड़ा विश्राम। विश्राम भी करना जरूरी है, लेकिन याद रखिए मैं विश्राम करने को बोल रहा हूँ, रुकने को नहीं बोल रहा हूँ। विश्राम इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्राम के बाद एक नई ताजगी आती है। मैंने इस चीज को भी मेंशन कर दिया कि अगर चलते चलते हो गई थकान तो कर लेंगे थोड़ा विश्राम, फिर दूने उत्साह से चलना है, आगे ही आगे बढ़ना है। मंजिल हमें जरूर मिलेगी, कार्य सफल हो जाएंगे, मरु में भी पुष्प खिलाकर एक नया इतिहास बनाएंगे। मरु में भी पुष्प खिलाकर एक नया इतिहास बनाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको यह मेरी कविता अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ना तो आपका काम है सर, आगे बढ़ना, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि आगे जो आप बढ़ रहे हैं उसका पैमाना क्या है। एक पैरामीटर सेट होता है ना कि आदमी को पता कैसे चले कि वो आगे बढ़ रहा है। आदमी काम किए जा रहा है और उसे पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं आगे बढ़ भी रहा हूं या पीछे जा रहा हूं। मैं एक पैरामीटर उनके लिए देता हूं, अगर आपका आज आपके बीते हुए कल से बेहतर है, अगर आपका आज आपके बीते हुए कल से बेहतर है, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। सर अगर बात करें सक्सेस की, हाँ, कठिन से कठिन काम करते हुए भी कोई सक्सेस हो जाता है, बहुत आसानी से सक्सेस हो जाता है, और बहुत कोई बिना काम किए भी कभी कभी सक्सेस हो जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? चलिए, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कैसे कर सकते हैं। आजकल जीवन में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और एक ऐसा आदमी जो अनपढ़ है, आसानी से सक्सेस, अनपढ़ है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। वजह क्या है इसका? मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके लिए बस एक वर्ड यूज करना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसको लगातार करेंगे। एक बच्चे का दिमाग इतना तेज है कि वह एक दिन में 10-10 घंटा पढ़ता है, 12-12 घंटा पढ़ता है, और एक बच्चा ऐसा है जो उसे 10 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वह रोज 2 घंटा पढ़ता है। लेकिन जो 10 घंटा रोज पढ़ता था वह 2 दिन पढ़ा और तीसरे दिन बैठ गया, लेकिन जो 2 घंटे पढ़ता था वह रोज पढ़ रहा है। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी वह चीज है जो पहाड़ों का भी सीना चीर देती है। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। दशरथ मांझी ने उस पहाड़ के सीने को चीर दिया, 22 किलोमीटर की लंबी पहाड़ काट के रख दी। क्या यह संभव था? क्या दशरथ मांझी इंजीनियर थे? नहीं थे। क्या वो मैकेनिकल इंजीनियर थे? क्या उन्होंने बम लगाया था? नहीं, वे अनपढ़ थे, उन्हें एक बेसिक नॉलेज भी नहीं था, बेसिक एजुकेशन भी उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 22 साल से लगातार उस पहाड़ को काटते रखा। मतलब एक वैसा बच्चा जो 1 घंटा ही पढ़ रहा है लेकिन अगर रोज पढ़ रहा है, जीवन में सक्सेसफुल यही होता है। और सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। सर आप बहुत अच्छी बातें बताया। आपने सबसे पहले बताया कि किसी को भी हमेशा रोज पढ़ना चाहिए और एक पैशन बना के पढ़ना चाहिए, तो ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई। सर आप केवी स्टूडियो में आए तो हम लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या मोटिवेट करना चाहेंगे हम लोगों को? आप लोगों को तो बस यही कहना चाहूंगा कि यह जीवन क्या है, निर्झर है। आरसी प्रसाद सिंह की यह पंक्तियां है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाहे सुख हो या दुख हो, आपने जो यह मुहिम चलाया है कि बेगूसराय से जितने भी स्टार्स हैं जो लुप्त हो चुके हैं, आपने इसी वजह से नाम भी रखा स्टार्स ऑफ बेगूसराय। वह स्टार्स जो लुप्त हो रहे हैं उन्हें भी सबके सामने लाए और उनको भी चमकता हुआ बेगूसराय के लोग देखें। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ केवी स्टूडियो का, जिन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को यह प्लेटफॉर्म दिया। और मैं अंतिम में एक खास धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर रोशन कुमार को, जिन्होंने यह स्टूडियो बेगूसराय के युवाओं के लिए खुला रखा है। सर हम लोगों ने भी यही कोशिश की है कि हर वो गुमनाम जिंदगी हमारे तक आए, और हम लोग भी उसको एक मंच देने का काम कर रहे हैं, हर लोग जाने उसको। इसीलिए इसी कड़ी में आज आप आए थे, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद।